हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं यूपी टेट में एक जो अगला चैप्टर है पारिस्थितिकी एवं परितंत्र, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इसके थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो यूपी टेट में आए हुए विगत वर्षों में प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी के पिता के बारे में जानते हैं हम। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी का पिता पिता किसे कहते हैं? पी ऊडम को। किसे कहते हैं? पी ऊडम को। किसे कहते हैं? पी ऊडम को कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी संबंध आपसी संबंध आपसी संबंध एवं उनके अपने वातावरण उनके अपने वातावरण के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है किया जाता है। अब जानते हैं तो पारिस्थितिकी जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? तो जानते हैं ये जो पारिस्थितिकी शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने। किसने? हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने कब दिया ये शब्द? जो 1869 में। कब दिया? 1869 में दिया। लेकिन इस शब्द को परिभाषित कैसे किया? इकोलॉजी के शब्द से। लॉजी के रूप में ये शब्द दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। तो इसका अर्थ हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ है इको प्लस इकोस और लॉजीज। अब इकोस का मतलब होता है घर, और लॉजी का हम लोग मतलब जानते हैं क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। इसका अर्थ होता है अध्ययन। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें अर्नेस्ट हैकल के अनुसार तो क्या हो जाएगी? हमारे घर का अध्ययन या हम या प्रकृति के घर का अध्ययन करना, यही हुआ इसका अर्थ। दोनों का क्या हुआ? या तो घर का अध्ययन करना या प्रकृति के घर का अध्ययन करना, इनका यही मतलब हुआ। लेकिन इनके अनुसार इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी है। आगे देखिए, आगे हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पारिस्थितिकी अध्ययन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में भाई बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? नंबर 1 देखते हैं हम, स्वपारिस्थितिकी। क्या? स्वपारिस्थितिकी। और दूसरा होता है हमारा क्या? समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी। अब दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। कि स्वपारिस्थितिकी का मतलब होता है किसी 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 जाति विशेष किसी जाति विशेष किसी जाति विशेष तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना।
संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्व पारिस्थितिकी में किसी जाति विशेष तथा उसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, कोई जंगली बिल्ली है, जैसे मान लीजिए जंगली बिल्ली एक विशेष प्रकार की जाति है, उसका एक जंगली बिल्ली और उसके वातावरण का प्लस उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है स्वपारिस्थितिकी में। लेकिन अब हम जानते हैं क्या, समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी क्या होता है, इसके अंतर्गत जीवों के समूह तथा उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन ये क्या होती है, समपारिस्थितिकी। इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कोई पेड़े एक समस्त जाति हुई, समूह हुआ, जीवों का एक समूह हुआ। जैसे पेड़ है, उनकी पूरी जाति मतलब पूरे समुदाय के बारे में और उसके वातावरण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समपारिस्थितिकी। तो इतनी बात, आशा करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं हम लोग परितंत्र। आगे हम समझते हैं परितंत्र के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, परितंत्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परितंत्र की परिभाषा क्या है, किसी पारिस्थितिकी में जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के मध्य निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को परितंत्र कहते हैं। इकाई को परितंत्र कहते हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। कोई जैसे समझिए कोई पारिस्थितिकी में जैविक समुदाय, जैसे कि हम लोग सारे जितने सजीव होते हैं वो जैविक समुदाय होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, ये सब क्या हुए हमारे, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं जैविक समुदाय में। जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आते हैं। और अजैविक घटक जैसे अजैविक जल, वायु, मृदा, सूर्य, इन सब सारी घटकों के बीच में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को परितंत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर हम पूछे कि परितंत्र शब्द किसने दिया, तो परितंत्र शब्द है जो A.G. टांसले ने दिया था। किसने दिया था, A.G. टांसले ने दिया था। किसने दिया था, A.G. टांसले ने। कब दिया था, 1935 में। कब दिया था, 1935 ईस्वी में। इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। आगे हम समझते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, और इसके पॉइंट कुछ है उन्हें समझ लेते हैं। परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। कैसी है, क्रियात्मक इकाई है। प्रकृति की कैसी है, क्रियात्मक इकाई है। इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। तो सबसे पहले हमने परितंत्र की परिभाषा समझी कि किसी परिस्थिति में जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के मध्य निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को परितंत्र कहते हैं। और A.G. टांसले ने ये शब्द दिया है परितंत्र, कब, 1935 में। आगे हम इसमें समझते हैं। अगर हम पूछे कि परितंत्र को एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझ लें, तो जैसे कि तालाब है हमारा, तालाब एक परितंत्र का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे, समझिए, जैसे कि एक तालाब है। अब तालाब में के किनारे पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, और इसके अंदर मछलियां भी होंगी,
और इधर पे हमारे सूर्य बाबा भी होंगे, सूर्य भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक परितंत्र पूरा बन गया हमारा। कैसे कि सूर्य का प्रकाश भी आ रहा, मछली भी है जैविक समुदाय में। क्या है? मछली है हमारी जैविक समुदाय में। क्या है? मछलियां हमारी जैविक समुदाय में। ये मछली हमारी कौन सी है? जैविक समुदाय है, जैविक समुदाय है। और जो बाहरी है जैसे कि वायु है, यहाँ पे सूर्य है, ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी? अजैविक में, अजैविक घटक। इनके अंतर्गत जो संबंध स्थापित है उसी को हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। आगे चलिए, इसमें देखिए परितंत्र होता है तो परितंत्र में जो हमारा होता है, परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी, आगे इसका पॉइंट समझते हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र में, तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है, सौर ऊर्जा है। कौन सी? सौर ऊर्जा है। इतनी बात समझ में आई हुई। आगे देखते हैं हम। अब देखिए परितंत्र के घटक के बारे में हम जानते हैं। परितंत्र के घटक, अब कौन कौन से घटक इसमें होते हैं? तो परितंत्र के घटक के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अजैविक घटक। कौन से? अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब हम पीछे क्लास में हम पढ़ चुके हैं अजैविक के बारे में। ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? निर्जीव। कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव, अजैविक घटक। इधर जैविक घटक। दो पार्टों में हमने बांट लिया जैविक घटक। अब जैविक घटक हमारे कैसे होते हैं? ये होते हैं सजीव। कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सजीव होते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं। अब अजैविक जो घटक है इन्हें भी तीन रूपों में बांटा है। कैसे? तीन पार्टों में बांट लिया। कौन कौन से तीन पार्ट हो जाते हैं इसके, हम जान लेते हैं भाई। कौन कौन से तीन पार्ट? एक तो अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक कारक, और दूसरा होता है हमारा कार्बनिक कारक। कौन सा? कार्बनिक कारक। और तीसरा हमारा होता है भौतिक कारक, भौतिक कारक। इतनी बात हम लोगों को समझ में आई। कौन कौन से परितंत्र के घटक में सबसे पहले कौन सा आएगा? अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत भी तीन आते हैं। कौन से? अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक। अब जैसे अकार्बनिक कारक में कौन कौन से हो जाएंगे? अकार्बनिक कारक के बारे में हम जान लेते हैं। अकार्बनिक कारक में जैसे जल, जल में कार्बन होता है? नहीं होता है। और लवण हुआ, इसमें होता है कार्बन? नहीं होता है। जैसे कि गैसें हुई, गैसों में कोई कार्बन होता है? नहीं होता। ये सब हमारे कैसे? अकार्बनिक कारक है। कैसे? अकार्बनिक कारक होते हैं। ऐसे कार्बनिक कारक के बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हुआ। इसके बाद जैसे कि यूरिया और ह्यूमस हुआ, यूरिया एवं ह्यूमस, ह्यूमस हुआ। और इसमें लिपिड्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज आ जाती हैं। इतनी बात हम लोग समझ लेते हैं कार्बनिक कारक में। कार्बनिक कारक हम लोग समझ गए कि इसमें प्रोटीन, प्रोटीन भाई अगर हम जीव जंतु हैं वो प्रोटीन भी लेते हैं कार्बनिक कारक में, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, यूरिया और ह्यूमस करते हैं और लिपिड्स लेते हैं। अब जैसे भौतिक कारक में आइए, अब हम भौतिक कारक भी जानते हैं। क्योंकि भाई आपसी संबंध को ही तो हम लोग जानेंगे। जैसे कि प्रकाश हुआ हमारा, ये कैसा हुआ भाई? भौतिक कारक है, हमें प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। जैसे कि तापमान हुआ, तापमान में भी ऊष्मा होती है। जैसे कि हमारा हवा हुई, ये भी भौतिक कारक है, हवा हो गई। हवा, हवा के बाद हो गई आर्द्रता, जैसे कि ये भी हमारा भौतिक कारक है। इनके आपसी संबंध के बारे में तो ये हम जानते। वायुमंडलीय दबाव हो गया, वायुमंडलीय दबाव भी आता है इसके अंतर्गत। तो ये कौन से हो गए? हमारे भौतिक कारक हो गए। कौन से हो गए? भौतिक कारक। अब जानते हैं हम अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक में आते हैं नंबर 1 पे। अजैविक घटक कौन से होते हैं? सजीव जो होते हैं। सजीव में जैसे कि उत्पादक हो गया, उत्पादक के बाद उपभोक्ता हो गया,
उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता के बाद क्या, अपघटक हो गए। कौन से, अपघटक। तो देखिए इन सारी चीजों के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कि जल है H2O हो गया, लवण हो गया NaCl, गैसें हो गई हमारी। ये सारी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले हम जानते हैं जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक के बारे में किसके बारे में जानेंगे, जैविक घटक के बारे में। आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जैविक घटक, जैविक घटक में कौन से आएंगे, देखो जैविक घटक। जैविक घटक के बारे में समझ लेते हैं। जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, जैसे पादप हुए, पादप पेड़ पौधे हुए। कौन से, पादप जिनमें पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे, यही तो सजीव होते हैं, हमारी सांस लेते हैं। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए। ये सब क्या है, सजीव होते हैं। कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, जिनमें भाई जैविक घटक का मतलब होता है जिनमें वृद्धि एवं विकास हो, वृद्धि एवं विकास हो, वो है हमारे कैसे, जैविक घटक। कौन से, जैविक घटक है, वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब जानते हैं हम उत्पादक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उत्पादक। उत्पादक की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं बनाए, बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, इन्हें ही क्या कहते हैं हम, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इतनी बात। इसमें एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, जो अपना भोजन उत्पादक, इन्हें ही क्या कहते हैं, हम उत्पादक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे, जैसे कि इसमें पेड़ पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधे। कौन से, हरे पेड़ पौधे हो गए। शैवाल हो गया, शैवाल जिसे हम, शैवाल का मतलब समझते हैं, काई हो गई। और जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि देखिए इसकी एक रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O, 6H2O। इसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट, इधर पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, जब 6 कण CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, प्लस 6 कण जल के लेते हैं, H2O मतलब जल लेते हैं। सनलाइट, सनलाइट मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल से, तब ये अपना भोजन निर्माण कैसे करते हैं, 6 अरे भाई सॉरी 6, हाँ C6H12O6 प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा ATP में। इसे किसे किसमें करते हैं, ATP में नापते। तो हमारा क्या हो गया, हाँ देखिए जब हमने 6 कण किसके ले लिए, 6 कण हमने ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 कण ले लिए हमने के, जल के। इसमें सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल से, तो इसने 6, ये हमारा क्या बन गया, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ग्लूकोज, ये हमारा किसका निर्माण हो गया, ग्लूकोज का। इधर क्या CO2 हमें प्राप्त हो गई, ठीक है, और ऊर्जा प्राप्त होगी। तो भोजन अपना
पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेते हैं। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझ लेते हैं। हाँ, आगे उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये होते हैं परपोषी। कौन से? परपोषी। कैसे होते हैं उपभोक्ता? परपोषी होते हैं। परपोषी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वे सभी जीव जो भोजन के लिए जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। मतलब जैसे कि हम अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं? जैसे कि अनाज हो गया, तो अनाज हमने स्वयं उगाया नहीं, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाया हमने नहीं, तो हम लोग कैसे? उपभोक्ता हो गए। अब उपभोक्ता, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं कि जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर डिपेंड हो, अपना भोजन स्वयं निर्मित ना करे, उन्हें परपोषी कहते हैं या उपभोक्ता कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसी में उपभोक्ता के अंतर्गत आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हो। किस पे? पेड़ पौधों पर निर्भर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे ऊंट हुआ। ऊंट किस पे डिपेंड रहता है भाई? किस पे रहता है? चारे पर डिपेंड रहता है। और ऊंट हुआ जैसे कि गाय हो गई, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये घास पे जिंदा रहते हैं। जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गया, ये सब हमारे आ जाते हैं। खरगोश, ये सारे शाकाहारी होते हैं। खरगोश ये हमारे कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी। कैसे होते हैं? शाकाहारी। कैसे होते हैं भाई? शाकाहारी होते हैं। आगे जान लेती है। जैसे कि टिड्डा हो गया, टिड्डा भी क्या खाता है? घास खाता है। इतनी बात हम लोग समझ, क्योंकि फसल टिड्डा खराब कर देता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो अपना भोजन, द्वितीय उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता या अन्य प्राणियों, प्राथमिक उपभोक्ता या अन्य प्राणियों पे, किस पे? अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि सांप हो गया, ये घास खाता है? नहीं खाता है, ये जानवरों को खा जाता है। सांप हो गया, भेड़िया हो गया, और हमारी छिपकली हो गई, छिपकली, मेढक हुआ, गिरगिट हुआ, ये सब किसके हैं? गिरगिट। ये सारे हमारे कैसे हैं? द्वितीय उपभोक्ता, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। तृतीय उपभोक्ता। तृतीय, ये भोजन के लिए प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। किस पे रहते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीय पर निर्भर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि बाज हो गया हमारा, बाज के अलावा शेर हो गया, शेर के अलावा हमारा मोर हो गया। इतनी बात हम लोग समझ चुके होंगे। क्योंकि जो मोर है, मोर हुआ, मोर किसको खा जाता है? सांप को भी खा जाता है, या और भी चीजों को खा जाती है। जैसे बाज हुआ, प्राथमिक को भी खा जाता है और द्वितीयक को भी खा जाता है।
इसलिए तृतीय उपभोक्ता हम लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपघटक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं अपघटक के बारे में। अपघटक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या। ये अपघटक क्या होते हैं, ये मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृत जीवी या इन्हें परपोषी कहते हैं, परपोषी, परपोषी कहते हैं। भाई अपघटक का क्या कार्य होता है हम ये भी समझ लेते हैं। ये हमारे प्रकृति के सफाई करते हो, जितने भी मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु इन्हें विघटित कर देते हैं। भाई समझ लेते हैं हम इसमें कौन कौन से आते हैं। अपघटक में आता क्या क्या है, इसमें जीवाणु आते हैं और कवक आता है। क्या आता है, कवक, ठीक है। लेकिन विषाणु नहीं आता है भाई, आप लोग समझे, विषाणु नहीं आता, क्योंकि ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये सजीव में भी अपना कार्य करते हैं और निर्जीव में भी कार्य करते थे, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। भाई ये जो अपघटक होते हैं ये पौधों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को जैविक पदार्थ में वियोजित कर देते हैं। किसमें, अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, पौधों व जंतुओं को जैविक पदार्थ में वियोजित करते हैं, वियोजित करते हैं। इतनी बात हम लोग समझ। ये अपना भोजन, भाई जो अपघटक होते हैं वो जैसे कि तुमने देखा होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता में हमने देखा था कि ये अपना जो भोजन है मुंह से लेते हैं, भाई खा लेते हैं। लेकिन अपघटक ऐसा नहीं करते हैं, ये अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि ये एंजाइम उत्सर्जित करते हैं और उसे विघटित कर देते हैं। एंजाइम को जैसे मरा हुआ तुमने खाते का भी देखा है, जिस चीज है उसे धीमे धीमे एंजाइम के रूप में उस पर उत्सर्जित कर देते हैं और उसे विघटित कर देते हैं। अब हम आगे समझ लेते हैं। इसी में एक और देखिए, आगे हम फूड चेन के बारे में जान लेते हैं। फूड चेन, किसके बारे में, फूड चेन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फूड चेन, इसका क्या मतलब है, देखिए समझिए। जैसे कि उत्पादक हो गए हमारे, सबसे पहले कौन से आएंगे, उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, पेड़ पौधे। ये हमारा पेड़ हो गया भाई, ये हमारा क्या होगा, उत्पादक। उसके बाद क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। कौन सा आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि टिड्डा, टिड्डा हमारा क्या होगा, ये पेड़ पौधों को खाएगा, कौन, टिड्डा खाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, छिपकली। छिपकली किसे खाई जाएगी, हमारी टिड्डे को खा जाएगी, छिपकली खा जाएगी। और छिपकली को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। और शीर्ष ये हमारा उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। और ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ये हमारा टर्सरी हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा शीर्ष उपभोक्ता हो गया। कौन सा हो गया, शीर्ष उपभोक्ता हो गया, शीर्ष उपभोक्ता। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझ लेते हैं इसी, देखो आगे हमारा दे रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं जो यूपी टेट में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में समझ लेते हैं हम। सबसे पहले समझ लेते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। और कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित है, पारिस्थितिकी तंत्र के। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। प्राकृतिक के एक तो स्थलीय होते हैं, कौन से, स्थलीय। और एक होते हैं हमारे प्रकृति में जलीय, जलीय, ठीक है। इतनी बात हम समझ लेते हैं। स्थलीय में कौन कौन से आते हैं, स्थलीय को भी हम लोग देख लेते हैं। भाई हमारे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर एक तो स्थलीय आते हैं, दूसरे हमारे जलीय आते हैं। तो अब स्थलीय में कौन कौन से, जैसे कि वन है, वन में भी तो जीव जंतु रहते हैं भाई, और उनके भौतिक वातावरण को जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उनके अंदर निर्मित क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम परितंत्र कहते हैं। इतनी बात तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
जैसे कि घास के मैदान हो गए, इसमें भी होता है घास के मैदान, और हमारे मरुस्थल हो गए, मरुस्थलीय परितंत्र, और इसके बाद मरुस्थलीय के बाद हमारा कौन सा हो गया, पर्वतीय। कौन सा, पर्वतीय। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद जलीय में कौन कौन से आते हैं, जलीय परितंत्र के प्रकार में महासागर हुआ, जैसे कि महासागर हो गया, महासागर के बाद सागर हो गया, झीलें हो गई, हमारी झील हो गई, झील के अलावा तालाब हो गया, तालाब हो गया, तालाब के अलावा नदियां हो गई, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। जैसे कृत्रिम में अब हम बात करते हैं, किसमें, कृत्रिम में, किसमें भाई, कृत्रिम में। तो कृत्रिम में कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, एक तो हमारा जलीय हो जाएगा, एक स्थलीय हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जलीय और दूसरा हो जाएगा हमारा स्थलीय। ये भी हमारे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। जैसे कि जलीय में कौन कौन से, स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल हो जाएगा। स्विमिंग पूल के अलावा हमारा मछली घर हो गया, मछली घर, ये भी तो पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे कि स्थलीय में कौन से हो गए, जैसे फसल हो गई, फसल, ये भी तो फसल हो गई हमारी। फसल वो वनस्पतियां हो गई, वनस्पतियां हो गई। अभ्यारण्य हो गए, अभ्यारण्य हो गए। ये हमारे किसके प्रकार है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है। तो ये इन्हें हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं वो हमारे, सबसे पहले हमने दो भागों में बांट लिया, कौन सा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें एक होता है हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा बनता है हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब स्थलीय में जैसे कि वन हो गए, भाई वन में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, और इनके आपसी भौतिक वातावरण, जैसे कि वायु हो गया, सूर्य से प्रकाश हमें मिल जाता है, मृदा हो गई, जल हुआ, वायु दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, ताप हो गया, इन सबके बने जो दोनों आपसी संबंध को ही हम क्या करें, पारिस्थितिकी। तो वन में भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में, ऐसे ही घास के मैदान में भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा मरुस्थली में, मरुस्थली में कैसे, क्योंकि मरुस्थल वहां पे छोटे छोटे कांटेदार पौधे एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, कांटेदार पेड़ एवं झाड़ियां पाई जाती हैं वहां, और वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। तो इन आपस में बना जो इनका भौतिक संबंध है, जो संबंध है आपसी संबंध से ही मरुस्थलीय हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाते हैं। ऐसे ही पर्वत में भी बन जाता है। इधर जलीय में अगर हम देखते हैं तो महासागर में भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है, सागर में भी बन जाता है, झील में भी, तालाब में और नदियों में भी। इसी प्रकार कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से हमने जो बनाए हुए हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें जलीय आ जाता है, एक हमारा स्थलीय आ जाता है। जल में जैसे स्विमिंग पूल, हम लोग नहाते हैं, सूर्य का प्रकाश रहता है, चारों तरफ वातावरण रहता है, प्रकाश, लाइट, वायु, ये सारी चीजें रहती हैं, तो इससे निर्मित एक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। ऐसे मछली घर, मछली के अंदर, मछली घर के अंदर मछली रहती है, सूर्य का प्रकाश रहता है और तापमान रहता है, वायु रहती है, आर्द्रता रहती है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का हमारा प्रकार हो जाए। जैसे फसल हो गई, वनस्पतियां हो गई और अभ्यारण्य हो गए। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद जो विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग जान लेंगे या डिस्कस करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन है, किसके, मनुष्य, किसके किसके है भाई, समझ लेते हैं इस चीज को हम लोग। देखिए, हम लोग इसमें अब आंसर करते हैं, मनुष्य और वन के बीच के, मृदा और जल के बीच के, पति और पत्नी के बीच के, या जीव और उसके वातावरण के। तो क्या हो जाएगा, जीव एवं उसके वातावरण के। तो ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह संबंध सही है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, उत्पादक आएगा या उपघटक आएगा या उपभोक्ता आएगा। अपघटक, उपभोक्ता या उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक।
उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। सबसे पहले उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके बाद उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद अपघटक। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं? कैसे होते हैं? हरे होते हैं। कैसे? हरे होते हैं। तो इसमें हम पीछे जान चुके हैं, तो क्या होगा जी इसका राइट आंसर? क्लोरोफिल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसे सोख लेते हैं भाई? किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने उसमें सूत्र पढ़ा था, हमने देखा था सूत्र 6CO2 प्लस 6H2O, तब इसमें सनलाइट और इधर पे क्लोरोफिल, तब ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा। इतना हम लोग समझ चुके थे। तो इसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं क्या कहते हैं? मृतक वच्छी। क्या कहते हैं भाई? मृतकों को खाते हैं, क्या कहते हैं? मृतक वच्छी। क्या कहते हैं? मृतक वच्छी। आगे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता। प्रथम में कौन से आते हैं? शाकाहारी, जैसे बकरी हुई, टिड्डा हुआ, गाय हुआ, ये सब हमारे कैसे? शाकाहारी होते हैं। ये प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र है? कौन सा हमारा है? देखिए इसमें जानते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र के हमने प्रकार जब देखे थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कैसे हो जाएगा ये भी हम लोग जान लेंगे भाई, क्यों हो जाएगा। तो समझिए इसका कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान होगा, क्योंकि ध्रुवों पे हमारा तापमान कैसा रहता है? सूर्य का प्रकाश कम रहता है ध्रुवों पर, लेकिन विषुवत रेखा पे कैसे रहता है? तापमान हमारा अधिक रहता है 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे भाई, जहां वर्षा अधिक होगी, तापमान, वहां पेड़ पौधे भी अधिक होंगे। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का कौन सा है भाई? हाथी है, शेर है, सांप है या बकरी? देखो बकरी हमारा कैसा है? बकरी हमारा कैसा है? बकरी हमारा शाकाहारी होता है, हाथी भी शाकाहारी होता है, शेर हमारा शीर्ष पे आता है, तो सेकंड पे द्वितीय चरण का कौन सा हो जाएगा? सांप। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण मैंने बताया था? तालाब। ये भी सारे क्वेश्चन जो है हमारे यूपी टेट में आए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर उन्हें क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि मक्खी हो गई हमारी, मच्छर मक्खी हो गई, ये चील हो गए, ये सब हमारे किस पे रहते हैं? मृत जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इसके व्यंजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र किसने किया था? एजी टांसले ने। कब किया था? 1935 में। हम लोग पीछे देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी तंत्र, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ये भी एक क्वेश्चन हमें मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्नेस्ट नेस ने। किसने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नेस्ट नेस ने। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका यूपी टेट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? कौन सा माना जाता है? यूकेलिप्टस जो है हमारा पर्यावरणीय संकट माना जाता है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? इकोटोन। दो पारिस्थितिकी, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रामक क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन को कहते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हुई, और इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। धन्यवाद।